नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टेस्ट नंबर है आपका 8 बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट 2023 और इसमें हम लोग अभी तक 7 टेस्ट कर चुके हैं। 7 टेस्ट आप लोग का हो चुका है, जिसमें रीजनिंग का भी करवा दिए हैं, साइंस का भी करवाए हैं, हिंदी का भी करवाए हैं, आपका सामाजिक अध्ययन का करवाए हैं। आज हम फिर से लेकर के आ गए हैं सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण 20 सवाल जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसका पूरा डिटेल भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, पूरा उसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और डेली जो क्लास होती है, लाइव क्लास, वो शाम में 7 बजे से होती है। तो 7 बजे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। इसके बाद आपको डेली 7 बजे से नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इसके अलावा अगर ये टेस्ट देते हैं तो आपको ये डीएलएड, अगर आप बीएड का एंट्रेंस दे रहे होंगे तो उसमें भी आपको ये फ़ायदा पहुंचाने वाला है। इसके अलावा हमारे यहाँ अभी सीटेट की भी तैयारी चल रही है, तो सीटेट की भी तैयारी में आप जुड़ सकते हैं। ये रहा हिंदी का चार्ज, सबका चार्ज यहाँ पर अलग अलग है, आप यहाँ जुड़ सकते हैं। कुछ ही दिन के लिए ऑफर है, तो आप इसमें एडमिशन लेकर के क्लास कर सकते हैं। पूरी तैयारी, 100% रिजल्ट की गारंटी। ये हमारा नंबर है, आप नंबर कांटेक्ट कर ले, मतलब कि इसको आप नोट कर लीजिएगा, 7857824310। आप इस पर मैसेज कर लीजिएगा क्या आपको करना है, कैसे जुड़ना है। ये हमारा है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर। इसी पर पे करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा इस नंबर पे, फिर आपको जोड़ दिया जाएगा और आपकी क्लास फिर स्टार्ट कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला सवाल सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता से, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए किस काल में पड़ती है। तो ऑप्शन है आपका ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल। देखिए सिंधु सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल में है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 81 का क्या होगा, जल्दी से आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिए। तो आदि ऐतिहासिक काल भी कह सकते हैं या आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता को आजकल हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता रहे या फिर हड़प्पा सभ्यता रहे, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और यह कैसी सभ्यता थी, तो यह शहरी सभ्यता थी। और ये कब विकसित हुई थी, तो याद रखिएगा 2500 बीसी से ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक ये आपका मतलब ये सभ्यता थी आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 82 नंबर। प्रश्न है कि 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा हुआ है। 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व की जो काल है ना, बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व मतलब बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का ये काल है। 800 से लेकर के 600, है ना। उस समय उल्टी चलता है ना, जब बीसी पूछे तो उल्टा चलेगा आपका, है ना। 800 से 600 के काल को किस युग के नाम से जाना जाता है। तो इस काल को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन है आपके पास 4। आप इस ऑप्शन को देखिए और फटाफट अपना अपना जवाब दीजिए। तो ब्राह्मण युग, या फिर इसी को सूत्र युग कहेंगे, रामायण युग, या फिर महाभारत युग। तो इसको कहा जाता है ब्राह्मण युग, ठीक है। ब्राह्मण युग 800 से 600 ईसा पूर्व के काल को, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न कह रहा है कि बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, अब बताइए बोगाज कोई क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। बोगाज कोई क्या है, तो ऑप्शन देखिए और जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन आपको पढ़ना है और फटाफट जवाब देना है, ठीक है। देखिए बोगाज कोई जो है ना, वो एशिया माइनर में बोगाज कोई नामक स्थान पर लगभग 1400 ईसा पूर्व का संधि पत्र अभिलेख मिला है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नात्स्य आदि वैदिक देवताओं के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 83 का ए नंबर, वहाँ
है ना, वोगाई कोई जो है मतलब एक जगह है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ये आंसर हो जाएगा राइट नंबर ए नंबर। ठीक है, बोगाज कोई आंसर नंबर ए। एशिया में ये जगह पड़ता है। अगला है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये है गायत्री मंत्र और ये किस पुस्तक में मिलता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 84 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद में, है ना। हमारे वेदों की संख्या टोटल कितने हैं? 4 वेद है और जो सबसे प्राचीन वेद है वो है आपकी ऋग्वेद। इसमें गायत्री मंत्र की मतलब गायत्री मंत्र जो है ये इसी पुस्तक में मिलता है आपका। ठीक है, चलिए गायत्री मंत्र के बारे में थोड़ा बहुत कुछ मैं और आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, सूर्य देवता की प्रस्तुति में रचा गया गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में उल्लिखित है और ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम और पवित्रतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों का उल्लेख है। इसमें 10 मंडल भी है ना, 10 मंडल है और इसमें 1028 सूक्त है। तो ये भी पूछा जाता है, याद रखना है। इसमें ऋचाएँ कितनी हैं? तो 10,580 इसमें ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र है, यानी कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी मंडल में है। यानी कि गायत्री मंत्र की जो गायत्री जो मंत्र है इसका रचना किसने किए हैं? तो विश्वामित्र जी किए हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर। कह रहा है कि संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो संगम कालीन चोल शासकों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध जो उरैयूर है ये सूती कपड़ों का बड़ा केंद्र था, है ना। तो ये सूती कपड़ों के लिए जाना जाता था उरैयूर। तो 85 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। कपास से ही तो सूती कपड़ा बनता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला सवाल है आपका 86 नंबर। प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो मखलीपुत्र गोशाल थे, है ना, मखलीपुत्र गोशाल थे। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और इसके अनुयायी आजीवक के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न में चलता हूँ। प्रश्न नंबर है 87 नंबर। प्रश्न है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो भागवत धर्म या भागवत संप्रदाय कहिए, है ना, या फिर इसी को वैष्णव धर्म भी कहा जाता है, भागवत धर्म को ही, है ना। तो भारत में भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष जो है ये 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्तों के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में? गुप्त। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 87 का डी नंबर। ठीक है, और देखिए इसमें डी नंबर जो है ना हिंद यूनानी लोग, अच्छा इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको। और देखिए वैष्णव धर्म को गुप्त शासकों ने राज धर्म बनाया तथा देवगढ़ यानी कि झांसर में और भीतर गांव यानी कि कानपुर में एवं तिगवा यानी कि जबलपुर मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का निर्माण करवाया। गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा अपने सिक्कों में विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति खुदवाई। गुप्त युग में ही वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भारत के बाहर चीन में भी हुआ, पूर्वी एशिया में हुआ, हिंद, चीन, कंबोडिया, मलाया, इंडोनेशिया तक भी हुआ था। ठीक है, तो गुप्तों के पूर्व हिंद यवन शासक एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदेशियों में गरुड़ ध्वज की स्थापना की तथा स्वयं को परम भगवान घोषित किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 87 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर गुप्त शासक में हुआ था आपका। अगला प्रश्न है आपका 88 नंबर। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? देखिए चंद्रगुप्त का प्रभाव जो पश्चिमी भारत पर फैला हुआ था यह किस अभिलेख में शामिल होता है? तो आप सुने होंगे, पढ़े होंगे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, है ना। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह विदित होता है
कि वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था। और उसी के अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य की सहायता से वहां पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न है आपका 89 नंबर। वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो वो था दोस्तों अशोक ने भाब्रू विराट अभिलेख में, है ना। किस अभिलेख में? भाब्रू स्तंभ लेख में उन्होंने स्वयं को देव नाम प्रिय के नाम से बताया था, है ना, यानी कि स्वयं को सम्राट बताया था। ठीक है, अगला तो जिसका अर्थ क्या होता है? तो देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध हैं, है ना। इस अभिलेख में अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न अथवा बुद्ध धम्म और संघ के प्रति अपना श्रद्धा भी प्रकट किया था। तो आंसर हो जाएगा भाब्रू अभिलेख, है ना, भाब्रू स्तंभ लेख, आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है 90 नंबर। कह रहा है कि उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था, है ना। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था। संगम साहित्य, मिलिंदपन्हो, जातक कहानियां या उपरोक्त सभी। 90 का क्या हो जाएगा? देखिए मिलिंदपन्हो जो है एक पाली ग्रंथ है ना। मिलिंदपन्हो क्या है? मिलिंदपन्हो जो है ना एक पाली ग्रंथ है और जिसमें हिंद अवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन किया गया है मिलिंदपन्हो में। 90 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो मिलिंदपन्हो ही होगा, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 91 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? वो कौन सा शासक था, है ना, कौन सा वंश था जो मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो वो कौन था दोस्तों? तो वो था सातवाहन शासक ने दक्कन में भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ किया था। ठीक है, किसने? तो सातवाहन शासकों ने, जिसे गुप्त शासकों द्वारा मध्य भारत में सामान्य परिपाटी के रूप में चलाया गया, पुरोहितों एवं धर्माचार्यों को प्रदान किए गए। तो 91 का जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि गुप्त वंश ने, है ना। आंसर हो जाएगा आपका गुप्त वंश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 92 नंबर। कह रहा है कि किस काल में, है ना, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो 92 हो जाएगा आपका आंसर नंबर। उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में विभाजित हो चुका था। वो 4 वर्ण कौन थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल तक। तो इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न रह करके जाति पर आधारित हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार शूद्रों को नहीं था। 92 का जो आपका आंसर हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी कि उत्तर वैदिक काल। वो 4 वर्ण भी पूछा जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट है 93 नंबर सवाल। 93 नंबर सवाल है आपका कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ऑप्शन है ताजुद्दीन, यलदूज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या नसीरुद्दीन कुबाचा। क्या होगा 93 का? देखिए गोरी की विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित की गई थी और गोर के मोहम्मद शाम यानी कि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में हासी अख्ता या इक्ता प्रथा प्रदान किया था, है ना। इसी को इक्ता या अख्ता भी कहा जाता है ना, इसी को प्रांत होता है। ठीक है, इसी का मतलब। तो 93 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, किसको किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है 94 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो खालसा भूमि अधिक पैमाने पर जो विकसित हुई थी वो किस काल में हुई थी? तो उस समय सल्तनत कालीन जो था वो खिलजी वंश के महान शासक अलाउद्दीन खिलजी को उसके शासन एवं आर्थिक सुधारों के लिए भी महत्व दिया जाता है।
ठीक है। 94 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, है ना। इसके शासनकाल में ही खालिसा भूमि अधिक पैमाने विकसित हुई थी। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला है आपका 95 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि सल्तनत काल के सिक्के, टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे, है ना। जब सल्तनत काल में जो टंका होता था, ससगानी होता था, जीतल होता था, वो किस धातु के बने होते थे, ना। ये सब क्या है, सिक्के हैं। तो ये जो किस धातु के बने होते थे मेरे प्यारे बच्चों, तो 95 का क्या हो जाएगा, है ना। तो सल्तनत काल के इल्तुतमिश के द्वारा सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए गए, जिसमें चांदी का टका होता था ना, चांदी का टका होता था और एवं तांबा का जीतल होता था ना। चांदी का टका यानी कि ससगानी जिसको कहते हैं, और तांबा का जीतल, यानी कि 95 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 96 नंबर। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आप सभी के लिए ही इतना मेहनत किया जाता है ताकि आप अच्छे नंबर से क्वालिफाइड कर सके। प्रश्न है कि 12 मासा की रचना किसने की थी, बताइए। 12 मासा की रचना अमीर खुसरो, इमामी, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर रशखान। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने दोस्तों पद्मावत में रानी पद्मावत के विरह वियोग का वर्णन 12 मासा के रूप में किया था। तो मलिक मोहम्मद जायसी इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला सवाल है आपका 97 नंबर। प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, है ना। तो विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी या मुद्रा प्रणाली। 97 का जो हो जाएगा तो इसका जो आंसर क्या होगा बताइएगा। 97 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि भू राजस्व, है ना। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वो थी आपकी भू राजस्व। देखिए विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व हो गया। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, जैसे कि भू राजस्व हो गया, संपत्ति कर हो गया, व्यापारिक कर हो गया, व्यवसायिक कर हो गया, है ना। तीन सभी चीज़ों से उसको कर मिलता था। अगला सवाल है आपका 98 नंबर। प्रश्न है कि पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था। देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुए, 1526 और 1556 और 1761 में हुआ था। 3 युद्ध हुए हैं पानीपत का, याद रखिएगा, तीनों पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल है कि बाबर को जीत का हासिल होने का जो मुख्य कारण था वो क्या कारण था, तो हो जाएगा तुगलुका प्रथा, है ना। तुगलुका प्रथा की वजह से ये जीता था। आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए, और 1526 में लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है आपका 99 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। जब्ती प्रणाली जो लाया गया था ये किसकी उपज थी, गैसुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह या अकबर। 99 का क्या होगा आपका, तो ये था जब्ती प्रणाली अकबर जी का, है ना, अकबर जी का था ये। तो मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए ही जब्ती प्रणाली को शुरुआत किया था। आंसर नंबर हो जाएगा डी। और अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर। तो चलिए हम लोग शतक लगाने वाले हैं। प्रश्न है कि जवाबित का संबंध किससे था। तो जवाबित का संबंध किससे होता है बताइएगा। राज्य के कानून से, या मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, या टकसाल से संबंधित कानून से, या कृषि से संबंधित कर से। 100 का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 100 का आंसर हो जाएगा राज्य के कानून से। तो जवाबित जो संबंध है ये राज्य के कानून से है। देखिए जवाबित का आशय होता है ना राज्य के कानून, यानी कि लॉ ऑफ स्टेट। ठीक है, जब कोई शासक देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कोई कानून बनाता है तो वह कानून जवाबित कहलाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। अब बताइए कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना है। इसका आंसर आपको दे दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों हमारे यहाँ प्रधान शिक्षक की तैयारी चल रही है और इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ज्वाइन कर लेना है। प्रधान शिक्षक का चार्ज है मात्र 499। और जो लोग नए हैं अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, आपको सारे PDF नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये हमारा नंबर है जिस पर आपको पे करके भेजना होगा, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या फिर अमेजन पे, किसी भी माध्यम से, और वहाँ पर सभी चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है,
ये हमारा है आपका करियर परिवार यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिलते रहेगा। इसके अलावा नेट जेआरएफ हिंदी की भी क्लास शुरू हो गई है, ठीक है। तो जो लोग अगर हिंदी नेट जेआरएफ करना चाह रहे हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ, इसका फ़ी है मात्र 8,000। इसमें पूरा तैयारी होगा, पूरा नोट्स आप लोग को दिया जाएगा, पूरा बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सभी यूनिट, है ना। एकदम 100% रिजल्ट की गारंटी है इसमें। आप जुड़ जाइए और अपना रिजल्ट प्राप्त कीजिए, प्रोफेसर बनिए, जो बनना है बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है, कांटेक्ट कीजिएगा और आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।